तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी। चलिए आज इसी नाजुक से समझौते की परतें खोलकर देखते हैं। देखिए, हफ्तों की जबरदस्त लड़ाई के बाद शांति की खबर जाहिर है एक राहत की सांस जैसी लगती है। पर जैसा कि हमने कहा, सवाल वही है, क्या ये सच में शांति की तरफ पहला कदम है या फिर बस एक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। तो असल में ये 2 हफ्ते का जो युद्ध विराम हुआ है, इसमें तय क्या क्या हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं ना, मामला बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और पेचीदा लगने लगता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जैसे ही इस सीजफायर का ऐलान हुआ, दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे शुरू हो गए और बस यहीं से पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। मतलब समझौता एक और उसे सुनाने के तरीके 2, वो भी बिल्कुल अलग अलग। पहले अमेरिका की बात करते हैं। उनका स्टैंड तो एकदम क्लियर है। उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेसेथ ने साफ साफ कहा कि ये हमारी यानी अमेरिकी और इजरायली फौजी ताकत का नतीजा है। उनका कहना है कि हमने ईरान को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि उनके पास आकर सीज फायर की भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ईरान की कहानी तो इससे एकदम उलट है। उनके मिलिट्री स्टेटमेंट में कहा गया है कि उल्टा हमने अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर लाकर बातचीत की टेबल पर बिठाया और अपनी शर्तें मनवाई। तो देखिए, एक ही डील पर दोनों ही इसे अपनी अपनी जबरदस्त जीत बता रहे हैं। और यही वो वजह है कि ये पूरा समझौता इतना नाजुक क्यों है। जरा इन मुद्दों पर नजर डालिए। मिलिट्री का क्या हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा और जो प्रतिबंध लगे हैं उनका क्या। हर एक मुद्दे पर अमेरिका इजराइल की कहानी और ईरान की कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। एक कहता है कि हमने ईरान का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, तो दूसरा कहता है कि हमने उन्हें टेबल पर आने पर मजबूर किया। एक कह रहा है हम सारा यूरेनियम खोदकर निकाल देंगे, तो दूसरा कह रहा है कि समझौते में तो एनरिचमेंट की बात मान ली गई है। मतलब हर मुद्दे पर सहमति के नाम पर सिर्फ असहमति है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। जरा नंबर्स देखिए, 5000 से ज्यादा ड्रोन्स, 2100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 50 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें। ईरान ने इतने हथियार दागे। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये जंग कितनी भयानक थी, जिस पर अभी फिलहाल के लिए एक ब्रेक लगा है। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसे इस पूरे सीजफायर एग्रीमेंट में जैसे भुला ही दिया गया है। एक ऐसा मोर्चा जहां लड़ाई रुकी नहीं बल्कि और भी ज्यादा भयानक हो गई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लेबनान की। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का तो साफ कहना है कि भाई देखो, लेबनान में जो कुछ हो रहा है वो एक अलग झड़प है। हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई चल रही है उसका इस डील से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बयान की असलियत क्या है? असलियत है ये नंबर 89। सोचिए, जिस दिन ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान हो रहा था, उसी एक दिन में लेबनान में 89 जानें गईं। एक तरफ शांति का ढोल तो दूसरी तरफ मौत का तांडव। तो हुआ ये कि जब दुनिया ईरान के साथ हुए सीज फायर को देख रही थी, ठीक उसी वक्त इजराइल ने लेबनान पर अपने अब तक के सबसे बड़े हमले किए। सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हिजबुल्ला ठिकानों को निशाना बनाया गया। और ये सिर्फ लेबनान की तबाही की बात नहीं है, ये इस पूरे सीज फायर की नींव हिला रहा है। क्योंकि ईरान ने भी अब चेतावनी दे दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वो इस समझौते से बाहर आ सकता है। तो लेबनान तो एक बड़ी समस्या है ही, पर इसके अलावा 2 और बहुत बड़े सवाल हैं जो किसी भी पक्की शांति के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों का भविष्य। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझते हैं। ये है क्या? देखिए, ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को खुले समंदर से जोड़ता है। पर यह रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। दुनिया का लगभग 20% तेल, सोचिए 20%, यहीं से होकर गुजरता है। और लड़ाई के दौरान ईरान ने इसी रास्ते पर ताला लगा दिया था। और नतीजा, 800 से ज्यादा, जी हां 800 से ज्यादा कमर्शियल जहाज पर्शियन गल्फ में फंस कर रह गए। एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया समंदर में। और ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन का संकट है ना, ये आज भी बना हुआ है। और अब यहां एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन गई है। ईरान चाहता है कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से $2 मिलियन तक का चार्ज वसूले। मतलब इसे अपनी कमाई का एक नया जरिया बनाना चाहता है। और अमेरिका ने अपनी नेवी वहां खड़ी कर दी है और कह रहा है कि हम फ्री पैसेज सुनिश्चित करने के लिए यहीं आसपास रहेंगे।
और इस खींचतान के बीच में बेचारी शिपिंग कंपनियां फंसी हुई हैं और पूरी दुनिया का व्यापार दांव पर लगा है। अब आते हैं न्यूक्लियर मुद्दे पर। देखिए, इस जंग का एक बड़ा मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था, लेकिन सच तो यह है कि ईरान का सारा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी देश के अंदर ही है। ऐसा माना जा रहा है कि जिन जगहों पर बमबारी हुई, ये मटेरियल उन्हीं के नीचे कहीं दबा हुआ है। मतलब जो मेन टारगेट था वो तो अभी तक अचीव हुआ ही नहीं है। तो इतनी सारी कंफ्यूजन, इतने सारे अनसुलझे सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब ये 2 हफ्ते खत्म होंगे तब क्या होगा? ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ बता रही है कि हम सब एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, 8 अप्रैल को ये सीज फायर लागू हुआ और 22 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। घड़ी की सुइयां घूम रही हैं और कोई भी परमानेंट सोल्यूशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये 2 हफ्ते का ब्रेक शांति की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है, या फिर ये सिर्फ एक पॉज है, सांस लेने और फिर से हथियार जमा करके एक और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी लड़ाई की तैयारी करने का? फिलहाल पूरी दुनिया सांस रोके बस इंतजार कर रही। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।